कृपया सब्सक्राइब करें और अधिक वीडियो के लिए लाइक करें। 9 स्टार हेगेमोन बोरियास अध्याय 7119 दानव दमन घंटी के 8 छल्ले 8 आकाशीय द्वार एक साथ खुल गए। ऐसा लगा मानो 8 बांधों ने अपने बाढ़ के द्वार खोल दिए हों। 8 विशाल नदियों से अनंत आकाशीय ऊर्जा लॉन्चेन के शरीर में प्रवाहित हुई। विशाल घंटी एक बार फिर बजी। ये घंटी मानो समय से परे थी। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो अतीत और भविष्य में गूंज उठी। धोत्री रूपी दिव्य सम्राट पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए, शरीर और आत्मा से नष्ट हो गए। हालांकि ये सिर्फ एक अतिरिक्त छल्ला था, इसने तारा में नदी दानव दमन घंटी की शक्ति को अनगिनत गुना बढ़ा दिया। 7 छल्लों पर यह मुश्किल से एक त्रिरूपी दिव्य सम्राट को रोक सकती थी। इसके अलावा ये केवल तभी संभव था जब वे चेतन अवस्था में पकड़े गए हों। हालांकि 8 छल्लों पर यह उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम हो गई। इस 8वें वलय को बजाने के लिए पहले 7 वलय की तुलना में 100 गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी और इसे बजाना असंभव सा था। लॉन्चेन की महारत और वर्तमान साधना के बावजूद भी यह एक जोखिम भरा कदम था। दरअसल जब स्वर्ण सद्गुण कमल में 3 पत्तियां निकली थी तब लॉन्चेन ने 8 वलय बजाने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। लेकिन इससे उत्पन्न शक्ति इतनी अधिक थी कि यदि वह इसका उपयोग करता तो संभवतः वह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो जाता। तारा नदी महल की सर्वोत्कृष्ट तकनीक होने के नाते तारा नदी दानव दमन घंटी का उपयोग हल्के में नहीं किया जा सकता था। इस दुनिया में लॉन्चेन ही एकमात्र व्यक्ति था जो घंटी को 8 बार बजा सकता था। और यह एक अतिरिक्त घंटी व्यर्थ नहीं थी। 2 त्रिगुणित दिव्य सम्राटों का पल भर में मारा जाना ही इसकी प्रतिष्ठा की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त था। घंटी पारदर्शी थी, इसलिए सभी ने देखा कि अभी क्या हुआ था। अमर आरोहण द्वार के लोग, साथ ही मियाओ यिन के लोग सभी सदमे में चिल्ला उठे। वे त्रिगुणित दिव्य सम्राट थे, नए युग के सबसे शक्तिशाली प्राणी। लेकिन एक सर्वशक्तिमान प्रभु ने उन्हें पल भर में मार डाला। घंटी की आवाज काफी देर तक हवा में गूंजती रही। यह उन 2 लोगों के लिए शोक की घंटी थी जो कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। घंटी के अंदर खून के 2 धब्बे गायब हो गए। अंदर एक खून के रंग का ताबीज भी था। उससे एक पवित्र प्रकाश निकल रहा था जो ली मिंगाओ की युवान आत्मा को घेरे हुए था। हालांकि ताबीज का प्रकाश तेजी से फीका पड़ रहा था। स्पष्ट रूप से इस हमले को रोकने में उसकी शक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई थी। भले ही वह एक दिव्य सम्राट के सार रक्त से बना था, उसकी शक्ति न तो अद्वितीय थी और न ही अनंत। वह टूटने के कगार पर था और एक बार टूट जाने पर ली मिंगाओ की युवान आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार डाला तो अमर आरोहण द्वार तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। ली मिंगाओ विलाप कर रहा था। ये स्पष्ट था कि ली मिंगाओ सचमुच बहुत बिगड़ा हुआ था। दया की भीख मांगते समय भी वो केवल धमकियों का सहारा ले रहा था। कायरतापूर्ण लहजे में कठोर शब्द बोल रहा था। लॉन्चेन वहीं खड़ा था, ली मिंगाओ की ओर देख रहा था, लेकिन उसकी ओर नहीं। उसकी उंगलियां फड़क रही थी क्योंकि उसे तारा नदी दानव दमन घंटी का आभास हो रहा था। अनगिनत बार कल्पना करने के बाद भी वास्तव में इसका उपयोग करना उसकी अपेक्षा से थोड़ा अलग था। उसे इसके पीछे का कारण पता लगाना होगा ताकि अगली बार इसका उपयोग करना आसान और सुरक्षित हो। ली मिंगाओ की धमकियों भरी विनतियों पर लॉन्चेन का कोई ध्यान नहीं था। वह तारा नदी दानव दमन घंटी में प्रवाहित हो रही सूक्ष्म ऊर्जा पर पूरी तरह केंद्रित था। मैं मरने वाला हूँ, कुलपति आपको मुझे बचाना होगा। लॉन्चेन को अविचलित देखकर ली मिंगाओ विलाप करता रहा। मृत्यु के सामने वह पूरी तरह टूट चुका था। वह एक ऐसे व्यक्ति का सटीक उदाहरण था जो इतना अहंकारी था कि पहले ही गिरावट में उसकी गर्दन टूट गई। स्वाभाविक रूप से जो दूसरों के जीवन को महत्वहीन समझता था, उसे अपने जीवन की सबसे अधिक परवाह थी। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता था और मृत्यु उसके लिए कभी नहीं आएगी। मृत्यु की अवधारणा ही उसके लिए सुदूर भविष्य की बात थी। फिर भी ये दूर का विचार अचानक उसके सामने आ गिरा और वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। सब कुछ समाप्त हो गया था। ली मिंगाओ पहली बार वास्तविक भय का अनुभव कर रहा था और इस भय के सामने वह अपनी सबसे कायरतापूर्ण प्रवृत्ति दिखा रहा था। अमर आरोहण द्वार के विशेषज्ञ भी भयभीत थे और उनका पहला विचार भाग जाने का था। 2 त्रिगुणी दिव्य सम्राट अभी मारे गए थे तो बाकी लोग क्या कर सकते थे। अपनी विशाल संरचना के बावजूद भी वे ऐसे भयानक व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। अचानक संरचना में हलचल हुई। उसे बनाए रखने वाले विशेषज्ञ तुरंत डरे हुए पक्षियों की तरह भाग गए। कमीनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? जब कुलपिता को पता चलेगा तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जरूर मार डालेंगे। ली मिंगाओ दहाड़ा, ये देखकर कि उनमें से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। लॉन्चेन भी उससे सहमत था। चूंकि तुम सबने मुझ पर हमला किया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे रहा। चूंकि तुम्हारे अमरता द्वार ने तुम्हें अमरता प्राप्त करने नहीं दिया तो मुझे इसमें तुम्हारी मदद करने दो। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया। उसके अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच एक छोटी सी लौ प्रकट हुई। फिर उसने उन्हें आपस में दबाया और चटकाया। लपटों की एक लहर निकली और पल भर में उसके सामने की हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही उसने उंगलियां चटकाई, मियाओ यिन ने अपना हाथ उठाया। उसके युद्धपोत के सामने नीले पानी का एक पर्दा प्रकट हुआ और ठीक उसी समय चंद्रमा और सूर्य की लपटों की एक लहर ने उसके पार की हर चीज को निगल लिया। जब लपटें पानी के पर्दे तक पहुंची तो उसमें से भाप फूट पड़ी। यह नियमों का टकराव था। आग की लपटें दूर दूर तक फैल गईं। भाग रहे सभी लोगों को पलक झपकते ही अपनी चपेट में लेकर राख कर दिया। पलटवार करने या चीखने का तो सवाल ही नहीं उठता। इन लोगों को कुछ भी महसूस करने का समय भी नहीं मिला और वे जलकर राख हो गए। धिक्कार है, कुआलिंगर सचमुच शक्तिशाली होती जा रही है। लॉन्चेन प्रभावित हुआ। ये बच्ची सचमुच बड़ी हो गई थी। ज्वाला नियमों पर उसका नियंत्रण उस स्तर पर पहुंच गया था कि लॉन्चेन भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। विशेष रूप से सूर्य ज्वाला और चंद्र ज्वाला का विलय एकदम सटीक था। इसी के कारण उसमें जरा भी घातक भावना प्रकट नहीं हुई थी। अपनी उंगलियों के एक इशारे से अमर आरोहण द्वार के हजारों कुलीन योद्धा बिना कुछ समझे ही राख हो गए। कुआलिंगर अब आदिम अराजकता क्षेत्र में थी, अपनी दिव्य शक्तियों का विकास कर रही थी। अगर वह स्वयं लॉन्चेन के साथ मिलकर इस तकनीक का प्रयोग कर रही होती तो लॉन्चेन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कितना भयानक होता। इससे उसे अपार संतुष्टि मिली। तेजी से आगे बढ़ते हुए भी कुआलिंगर पीछे नहीं छूट रही थी। दरअसल वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो गई थी। छोटे मोटे दुश्मनों को मारने के बाद लॉन्चेन तारा में नदी दानव दमन घंटी की ओर मुड़ा। वह लगातार दिव्य ताबीज को घिस रहा था। उसकी सूक्ष्म ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। कृपा करके मुझे जाने दो। मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूँ। ली मिंगाओ पूरी तरह से टूट गया। उसे अब पता चला कि उसने कितने भयानक आदमी को उकसाया था। दुर्भाग्य से पछताने का समय नहीं था। अचानक घंटी से सूक्ष्म ज्वालाएं फूट पड़ी। इन ज्वालाओं की गर्मी से दिव्य ताबीज आखिरकार टूट गया। बदमाश, तू मेरे वंशज को मारने की हिम्मत कैसे करता है? तेरा पूरा खानदान तेरे साथ मरेगा। एक भयंकर दहाड़ गूंजी और ली मिंगाओ के सामने एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। कृपया सब्सक्राइब करें और 9 स्टार हेगेमोन बोरियास अध्याय 7120 मियाओ यिन की महत्वाकांक्षा को प्रचारित करें। पारदर्शी आकृति एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की थी जिसका नुकीला और तीखा चेहरा मानो चाकू की कुछ धारियों से तराशा गया हो। वही कुग्र शेर की तरह था। भले ही वो केवल एक प्रक्षेपण था जिसमें कोई दबाव नहीं था, लेकिन उसकी निगाहें ही दूसरों को डरा सकती थी। खैर, ज्यादातर लोगों को उसके क्रोध के सामने लॉन्चेन ने केवल तिरस्कार से अपने होंठ सिकुड़े।
तुम किस तरह की अद्भुत चीज हो। वो ली जिफू है, मियाओ ने कहा। वह अमर आरोहण द्वार के स्वामी हैं। उनके पिता कभी 9 स्वर्गों के एक प्रसिद्ध स्वर्गीय सम्राट थे। मैं समझ गया, लेकिन क्या वो वास्तव में एक स्वर्गीय सम्राट हैं? लॉन्चेन ने पूछा। मियाओ ने अपना सिर हिलाया। वह नहीं है, लेकिन अगर तुम स्वर्गीय सम्राट भी नहीं हो तो मेरे सामने इतना शक्तिशाली बनने की हिम्मत कैसे करते हो? लॉन्चेन ने हाथ हिलाया और तारामय नदी दानव दमन घंटी कांप उठी। आकाशीय ऊर्जा एक तूफान में बदल गई। ली जिफू का प्रक्षेपण और ली मिंगाओ की युवान आत्मा सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। तू कमीना, तूने मेरे वंशज को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। ली जिफू की दहाड़ एक भूमिगत कमरे से गूंजी। ली जिफू की दहाड़ के बाद कमरे में एक काली आकृति प्रकट हुई। वह एक अजीब अर्धभ्रमित अवस्था में थी, मानो वह तय नहीं कर पा रही थी कि वह मनुष्य है या भूत। यंगलुओ, सब कुछ रोक दे और मिंगाओ की मौत की जांच करे। मैं 10 दिनों के भीतर हथियारों को जंजीरों में जकड़कर अपने सामने चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ली जिफू ने आदेश दिया। ली मिंगाओ की हत्या की खबर सुनकर नवागंतुक स्तब्ध रह गया। उसने झट से कहा, पहले अकादमी का क्या हुआ? 3 दिन में मैं किसी और को भेज दूंगा। तुम मेरे आदेशों का पालन करो। ली जिफू ने गहरी सांस ली। इस संक्षिप्त स्वीकृति के साथ ही वह आकृति गायब हो गई। तुम सच में उसकी बात सुनना नहीं चाहते थे? लॉन्चेन को उन्हें सीधे गायब करते देख मियाओ काफी हैरान थी। हालांकि ली जिफू केवल एक प्रक्षेपण था और उस अवस्था में उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी वह अमर आरोहण द्वार का स्वामी था। उसका प्रकट होना इस बात का संकेत था कि बातचीत की गुंजाइश है। लेकिन लॉन्चेन ने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। अब वह सचमुच अमर आरोहण द्वार का कट्टर शत्रु था। मियाओ के पक्ष के विशेषज्ञ अभी भी भयभीत थे। इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति को ली जिफू जैसे व्यक्ति की भी परवाह नहीं थी। उनके लिए उसे अपने अधीन भर्ती करना सचमुच एक पागलपन भरा सपना था। वो तो बस एक बूढ़ा आदमी है जिसका दिमाग चल रहा है। क्या ये साफ नहीं था कि वो क्या कहने वाला था? भला ऐसे फालतू लोगों पर समय बर्बाद करने का किसे समय है? और पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत घृणास्पद लगा। उसे देखकर मेरा मन किया कि उसे एक थप्पड़ मार दूं। लॉन्चेन ने बेपरवाही से कहा। मियाओ हंस पड़ी। तुम्हारी समझ वाकई चौंकाने वाली है। ली जिफू तुम्हें निशाना बना रहा है, या शायद मुझे कहना चाहिए कि वो प्रथम अकादमी को निशाना बना रहा है। क्या तुम इसके बारे में कुछ करोगे, डीन लॉन्चेन? मियाओ के लोग बुरी तरह हिल गए। उन्होंने लॉन्चेन का नाम बहुत पहले ही सुन लिया था। हाइफरमेंट अकादमी के इतिहास में सबसे कम उम्र के डीन और जूनियर पीढ़ी के नंबर 1 व्यक्ति का खिताब पाने वाले। हालांकि ये खिताब ब्रह्मावंश ने उसे मरवाने के लिए फैलाया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों से चुनौती मिलने के बाद भी लॉन्चेन अभी भी जीवित और स्वस्थ था। जहाँ तक सबको पता था, वो वाकई इस किताब का हकदार था। उन्होंने सचमुच कभी नहीं सोचा था कि रास्ते में मिले एक अनजान व्यक्ति में इतनी बड़ी हंसी होगी जो 9 आकाशों और 10 लोगों को हिला देगी। हालांकि फिर उन्होंने उस छोटी उड़ने वाली नाव को देखा जिस पर वह सवार था। वे सचमुच कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतना भयानक व्यक्ति इतना गरीब कैसे हो सकता है। एक साधारण दिव्य प्रतिभा के पास भी अनगिनत अन्याय और एक आलीशान युद्धपोत होता है। ये सभी एक शीर्ष विशेषज्ञ के लक्षण थे। लॉन्चेन उनकी कल्पना से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। जैसे ही लॉन्चेन कुछ बोलने ही वाला था, मियाओ ने कहा, डीन लॉन्चेन, मेरे अधीनस्थों ने अभी असभ्य व्यवहार किया। मुझे आपसे फिर से क्षमा मांगने की अनुमति दें। मुझे आशा है कि आप कोई द्वेष नहीं रखेंगे। मैं जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ और आपके द्वारा उचित समझी जाने वाली सजा भुगतूंगी। जब उसने ये कहा तो लॉन्चेन को एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी जो केवल उसकी आवाज से कहीं अधिक थी। फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस शांति से उसकी ओर देखता रहा। इसके बाद मियाओ ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके अनुयायी पूरी तरह से चौंक गए। चूंकि गलती मेरी थी, इसलिए मैं दोष से बच नहीं सकता। चलिए पहले वाली शर्त पूरी करते हैं। डीन लॉन्चेन, कृपया मुझे कुछ सुझाव दीजिए। सब लोग दंग रह गए। ये लॉन्चेन था। उन 2 त्रिगुणित दिव्य सम्राटों को तो मुर्गे की तरह मार गिराया गया था। फिर भी उनकी स्वामिनी उसे चुनौती देना चाहती थी। अगर वो हार गई तो वो लॉन्चेन की नौकरानी बन जाएगी। मैंने क्या कहा? मैं सही थी, है ना? वो सचमुच शक्तिशाली है, जियान ने कहा। और तुम्हारी तरह वह बहुत निर्भीक भी है। तो क्या सोचते हो? क्या तुम शर्त लगाओगे? लॉन्चेन थोड़ा हैरान था। मियाओ अब जानती थी कि वह शक्तिशाली है, फिर भी उससे जुआ खेलना चाहती थी। दूसरे शब्दों में उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। दूसरे शब्दों में वो बिल्कुल उसकी तरह थी, एक ऐसी औरत जो अपने पीछे आने वाले बाघों को खाने के लिए सुअर का रूप धारण कर रही थी। लॉन्चेन की झिझक देखकर मियाओ मुस्कुराए। संयोगवश मैं भी आप ही की तरह हूँ। मेरी भी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, इतनी बड़ी कि वे 9 लोगों और 10 लोगों तक फैली हुई हैं। स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय तो बस एक शुरुआत है, लेकिन जाहिर है मैं हर चीज के लिए अकेले नहीं रह सकता, इसलिए मुझे अपने अधीन लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरी इस विशाल महत्वाकांक्षा को पूरा करना बहुत आसान हो जाएगा। बेशक अगर मैं हार गया तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा और मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, न ही कोई अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। मैं सचमुच आपके सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगा। दरअसल मैं आपको बता सकता हूँ कि हालांकि मैंने अभी शुरुआत ही की है, लेकिन मेरे अधीन लोग 9 लोगों और 10 लोगों में फैले हुए हैं। मैंने अभी आपकी पहली अकादमी का जिक्र किया था, है ना? आज से 3 दिन बाद अमर आरोहण द्वार 193 शीर्ष श्रेणी के गुटों को इकट्ठा करके पहली अकादमी को घेर लेगा। इनमें पाताल लोक, भूत द्वार, शव शैतान संप्रदाय, स्वर्गीय दानव, स्वर्ण क्रिस्टल बंदर जाति और उनके बराबर के दर्जनों अन्य गुट शामिल हैं। उनके अधिकतर विशेषज्ञ जा रहे हैं और मुझे उन सभी के बारे में जानकारी है। आप जैसे शेर के लिए मेरा साथ होना मानो पंखों का जुड़ा होने जैसा है। मियाओ की आवाज सचमुच मोहक थी और उसके शब्दों ने जियान को भी चौंका दिया। हेवनली साउंड सेट अभी छिपने से बाहर आया था, फिर भी मियाओ ने सभी प्रमुख गुटों में अपनी ताकत जमा ली थी। ये कौशल सचमुच भयानक था। तुलना के लिए गुआयुन ट्रेडिंग कंपनी का नेटवर्क तो विशाल था, फिर भी जेन विनलॉन्ग ने लॉन्चेन को जो जानकारी दी थी वह इसके मुकाबले कहीं भी विस्तृत नहीं थी। उदाहरण के लिए अमर आरोहण द्वार का कोई जिक्र नहीं था। मियाओ की व्यक्तिगत शक्ति को नजरअंदाज करे तो केवल उसकी यह घुसपैठ करने की क्षमता ही 9 स्वर्गों और 10 लोगों के हर कोने से सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। मियाओ की सुंदरता और संगीत प्रतिभा को देखते हुए भला कौन प्रभावित नहीं होगा। मियाओ ने लॉन्चेन को उम्मीद भरी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में एक अवर्णीय आग थी, एक ऐसी आग जो किसी को भी पिघला सकती थी। लॉन्चेन के अलावा कोई भी उस नजर के आगे बिना लड़े ही वश में हो जाता। तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? लॉन्चेन ने पूछा। ये सुनकर मियाओ ने शांत भाव से सिर हिलाया। हालांकि मैं आपकी प्रतिष्ठा जानती हूँ, फिर भी मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं निश्चित रूप से जीतूंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे हारने की कोई संभावना नहीं है। तो फिर परी मियाओ मुझे आपकी क्षमताओं का अनुभव करने दीजिए। लॉन्चेन ने आखिरकार सिर हिलाया। वह सचमुच ये जानने के लिए उत्सुक था कि मियाओ कितनी शक्तिशाली है। कृपया सब्सक्राइब करें और 9 स्टार हेगेमोन बोरियाज अध्याय 7121 एक नृत्य जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देता है को प्रज्वलित करें। जब उन दोनों ने लड़ने का फैसला किया तो दुनिया कांप उठी, मनो उसे किसी प्रलयकारी युद्ध के आने का आभास हो रहा हो। यहाँ तक कि शैतान सागर जो हाल ही में सामान्य रूप से शांत था, अराजक रूप से उफान मारने लगा। लॉन्चेन और मियाओ ने अभी तक कोई चाल नहीं चली थी।
वे अपनी शक्ति भी नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन वातावरण अभी भी घुटन भरा था। हे भगवान, मुझे पता था कि गुरुजी शक्तिशाली हैं, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी शक्तिशाली होंगी। वली मिंगाओ सचमुच एक मूर्ख था। उसे लगा कि 2 त्रिगुणित दिव्य सम्राट हमारे स्वामी को पकड़ने के लिए काफी होंगे। कितना मूर्ख था वो। बहुत बुरा हुआ कि वो मर चुका है। काश मैं उसका चेहरा देख पाती जब उसे अपनी मूर्खता का एहसास होता। मियाओयिन के पक्ष के सभी विशेषज्ञ उत्साहित थे। उन सभी ने लॉन्चेन की बेमिसाल शक्ति देखी थी। अगर उनकी स्वामी सचमुच उसे हरा सकती तो इसका मतलब 2 बातें होती। 1, उनका नया अधीनस्थ दुनिया के लिए दुनिया की शिखर तक ले जा सकता था। 2, वो वैसे भी वहां पहुंचने के लिए काफी शक्तिशाली थी। शून्य गड़गड़ाया, समुद्र उग्र हो गया और विशाल लहरें आपस में टकराईं। तेज हवा के झोंकों ने लॉन्चेन और मियाओयिन के बालों को पीछे की ओर उड़ा दिया। उनके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। लॉन्चेन ने मियाओयिन को सिर हिलाकर अभिवादन किया। शानदार, मैंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मेरे सामने अपनी शक्ति को पूरी तरह से छिपा सकता है। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की जिसने मुझे पूरी तरह से गलत अनुमान लगाने पर मजबूर किया हो। उसने वाकई गलत अनुमान लगाया था। मियाओयिन शायद उसी लोक में उसकी सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थी। किसने सोचा होगा कि यह स्त्री अपने दिखने में नाजुक से लगने वाले रूप के पीछे इतनी अपार शक्ति छिपाए हुए है। अब तो वह सचमुच इस लड़ाई के लिए उत्सुक था। मियाओयिन ने कहा, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आशा है आप अभी की मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर देंगे। आखिर जन्म से ही मेरा इरादा इस दुनिया पर विजय प्राप्त करने का रहा है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसी इच्छा क्यों है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा मार्ग लाल धूल का मार्ग है। मेरे पास अपने मार्ग को प्राप्त करने के लिए इन तरीकों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, अगर मैं हार भी जाती हूँ तो भी मैं आपकी सेविका होने से पीछे नहीं हटूंगी। और अगर मैं जीत भी जाती हूँ तो जब तक आप दुनिया को एकजुट करने में मेरी मदद करेंगे, मैं आपके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। मैं आपकी स्वतंत्रता भी बहाल कर दूंगी और आप 9 लोगों और 10 लोगों में जो चाहे कर सकते हैं। मियाओयिन यह जताने की कोशिश कर रही थी कि वो लॉन्चेन को कितना सम्मान देती है। भले ही वह जीत जाए, लॉन्चेन उसका सबसे शक्तिशाली सेनापति और सबसे भरोसेमंद सहायक होगा। वह निश्चित रूप से उसका सेवक नहीं होगा। अरे तुम क्या कह रही हो? जियान ने पूछा। शर्त की शर्तें पहले ही तय हो चुकी थी। मेरे पति ने अपने पूरे जीवन में पूरी दुनिया में अपनी मर्जी से काम किया है। उनकी कई पत्नियां हैं, लेकिन एक भी दासी नहीं। मेरे पति का दृढ़ संकल्प अब दृढ़ है और उन्होंने अपनी सभी दिव्य तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। अब उनकी महारत का आनंद लेने का समय है। ये सुनकर मियाओयिन हल्की सी मुस्कुराए। ठीक है, तो जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग दूंगी और हमेशा के लिए श्री लॉन्चेन की सेवा करूंगी। मियाओयिन को खुद पर बहुत भरोसा था। स्वाभाविक रूप से जियान को भी लॉन्चेन पर उतना ही भरोसा था। मियाओयिन के पक्ष के सभी लोग तनाव में थे। हालांकि मियाओयिन उनकी गुरु थी, फिर भी वे बहुत रहस्यमय थी। सुनहरे कवच वाले व्यक्ति के अलावा उनमें से किसी को भी उन्हें लड़ते हुए देखने का मौका नहीं मिला था। वास्तव में उनमें से कोई भी उनसे निजी बातचीत करने के योग्य नहीं था। इसलिए मियाओयिन की शक्ति उनके लिए हमेशा एक रहस्य बनी रही। वे उनका अनुसरण उनकी व्यक्तिगत शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उनकी असाधारण क्षमता के कारण करते थे, जो उन्हें आगे बढ़ने और बाधाओं को दूर करने में मदद करती थी। इस समय इस बात ने उन्हें लड़ाई को लेकर काफी सतर्क कर दिया था। अगर मियाओयिन हार जाती हैं और लॉन्चेन की दासी बन जाती हैं, तो उनका क्या होगा? क्या उन्हें छोड़ दिया जाएगा? उन्होंने अभी उम्मीद देखी थी और अब उन्हें यूं ही किनारे कर दिया जाएगा। अब वे क्या करेंगे जब उन्होंने उनके लिए अपने घर और संप्रदाय छोड़ दिए थे? उनमें से कई ने घर छोड़ने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। वे निश्चित रूप से खाली हाथ नहीं लौट सकते थे। दिखाने के लिए लॉन्चेन ने हाथ उठाया। ठीक है, तो पहले महिलाएं। इस अनजान प्रतिद्वंद्वी के सामने लॉन्चेन का प्रतिस्पर्धी स्वभाव धधक रहा था। तो मुझे इसके लिए क्षमा करें। मियाओयिन ने थोड़ा झुककर युद्ध मुद्रा धारण की। उनके वस्त्र अचानक हरे हो गए। इसके बाद संसार की जीवन ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उग्र समुद्र पल भर में शांत हो गया। समुद्र की सतह से अचानक विशाल वृक्ष उगाए और गहरा नीला समुद्र पल भर में हरे भरे रंग में बदल गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, वे वृक्ष सचमुच मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे राजसी जीवन ऊर्जा से भरे हुए थे। वे लॉन्चेन के आदिम अराजकता क्षेत्र में मौजूद दिव्य वृक्षों से कमजोर नहीं थे। कुल मिलाकर 108 विशाल वृक्ष उगाए। उनकी शाखाएं आपस में लिपटकर एक विशाल भेदन बन गईं। नीचे समुद्र एक बार फिर शांत हो गया और उसकी दर्पण जैसी सतह पर वृक्षों की छवि प्रतिबिंबित हो रही थी। ये संसार किसी रहस्यमय जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। युद्धपोत पर मौजूद सभी विशेषज्ञ अचंभित रह गए। मियाओयिन ने न तो कोई मुद्रा बनाई और न ही कोई मंत्रोच्चार किया। उन्होंने बस थोड़ा झुककर ये दिव्य तकनीक प्रकट की। इस तरह की तकनीक लॉन्चेन ने भी पहले कभी नहीं देखी थी। श्री लॉन्चेन, मैं नृत्य शुरू करने वाली हूँ, सावधान रहो। मियाओयिन ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उनकी लंबी भुजा हवा में खूबसूरती से लहराई। उनके चेहरे पर एक सौम्य भाव प्रकट हुआ। उसी समय पैरों से अचानक एक भव्य जीवन ऊर्जा फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे वसंत आ गया हो। पेड़ खिल उठे और उनकी सुगंध हवा में फैल गई। युद्धपोत पर मौजूद हर कोई उस सुगंध से मदहोश होकर बेहोश हो गया। वास्तव में लॉन्चेन की चेतना भी उस सुगंध को सूंघते ही डगमगा उठी। ये कुछ ऐसा था जो सीधे आत्मा में प्रवेश कर गया, इसलिए इसे रोकना असंभव था। इसके सामने कोई भी बचाव बेकार था। इसने सीधे हृदय पर आक्रमण किया। इसे ही ग्रैंड दाओ की सच्ची शक्ति कहा जा सकता है। 108 पेड़ कांप उठे, लेकिन पत्तों की सरसराहट की आवाज के बजाय मियाओयिन का गीत सुनाई दिया। पेड़ों के मुकुटों के भीतर सुंदर आकृतियां प्रकट हुई। वे तरह तरह के वाद्य यंत्र बजा रहे थे, सीता, गिटार, वीणा, बांसुरी इत्यादि। 108 पेड़ थे, 108 आकृतियां थीं और 108 वाद्य यंत्र थे। वे ग्रैंड दाओ का संगीत बजा रहे थे। दाओ पेड़ों से पंखुड़ियां गिरी और बारिश की तरह बरसने लगी। यहाँ मौजूद सभी लोगों की तरह मियाओयिन के चेहरे पर भी मदहोशी छाई हुई थी। वह ग्रैंड दाओ के संगीत में पूरी तरह डूबी हुई थी, मानो लॉन्चेन के साथ उसकी शर्त भूल गई हो। वह उनके युद्ध के बारे में सोच भी नहीं रही थी। वह बस पंखुड़ियों के बीच नाच रही थी। वह सचमुच नौ स्वर्गों की परी की तरह थी जो नश्वर दुनिया में कृपा और आनंद ला रही हो। उसकी हर हरकत मोहक थी। उसके कदमों की आहट से हवाएं चलने लगी। उसके हाथ के इशारे से जीवन स्पंदित होने लगा। कुछ ही पलों में 108 पेड़ों वाले क्षेत्र और नीचे समुद्र की सतह को छोड़कर बाकी सारा समुद्र गायब हो गया। उसके आगे कुछ नहीं था, केवल एक असीम पन्ना जैसा मैदान। जहाँ तक मध्य समुद्र क्षेत्र की बात है, वो एक पूर्ण गोलाकार दर्पण में बदल गया था, जो अजीब तरह से एक नृत्य मंच की याद दिलाता था। लॉन्चेन मियाओयिन को नाचते हुए देखता रहा। उसके विचार मानो अतीत में खो गए थे। अचानक उसके कानों में एक कोमल मधुर आवाज गूंजी। महोदय, मुझे पूछने में शर्म आ रही है, लेकिन क्या मेरा नृत्य सुंदर है? 9 स्टार हेगेमोन बोरियाज अध्याय 7122 शक्ति का विस्फोट। यह आवाज मियाओयिन की ही होनी चाहिए थी। हालांकि ये वह आवाज नहीं थी जो लॉन्चेन और अन्य लोगों ने पहले सुनी थी, बल्कि यह एक बहुत ही युवा और कोमल आवाज थी। इसके अलावा वह अभी भी आंखें बंद करके फूलों की पंखुड़ियों के बीच नृत्य कर रही थी। ये उसकी आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो यह आवाज समय की धारा को पार करके अतीत से आ रही हो। ऐसा लग रहा था मानो लॉन्चेन से बात करने वाली मियाओयिन किसी दूसरे समय की हो।
मियाओ की आवाज एक बार फिर गूंजी। क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये तो स्वाभाविक ही था। भला उसे यह कैसे पसंद नहीं आ सकता था? भला किसी को ये कैसे पसंद नहीं आ सकता था? तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर तुम हर दिन मेरे नृत्य का आनंद ले पाओगे। मियाओ की आवाज थोड़ी शर्मीली हो गई, लेकिन साथ ही आशा भरी भी। दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। मियाओ ने भौहें चढ़ाईं। वह उलझन में थी और थोड़ी गुस्से में भी। मियाओ की आवाज कांप रही थी और वह लगभग गिड़गिड़ा रही थी। मैं लालची नहीं हूँ। जब तक मैं आपके साथ रह सकती हूँ, चाहे नौकरानी के रूप में ही क्यों न रहूँ, मैं तैयार हूँ। मियाओ को जवाब देने वाली आवाज लॉन्चेन की लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये लॉन्चेन के कान के पास से कहीं से आ रही थी, ठीक मियाओ की आवाज की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे मियाओ को अस्वीकार करने वाला व्यक्ति किसी और समय और स्थान से आया हुआ लॉन्चेन हो। वे बात कर रहे थे, लेकिन वास्तव में उनमें से कोई भी बोल नहीं रहा था। लॉन्चेन ने मियाओ को देखा। वह अभी भी नाच रही थी, मानो अपनी कला में पूरी तरह डूबी हुई हो। उसकी हर हरकत मनमोहक थी। शायद जी यान को पता है कि क्या चल रहा है। स्वर्गीय शैतान वीना के विलय के बाद ये लड़की सचमुच बदल गई है। लॉन्चेन ने मनी मन आ भरी, लेकिन अगर जी यान अपनी जानकारी बताने से इनकार कर दे तो वो उसे मजबूर नहीं कर सकता। श्रीमान लॉन्चेन, अगर आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, तो मैं आपके लिए हर दिन नाच सकती हूँ। मियाओ ने लॉन्चेन के मन में आए बदलाव को भांप लिया। इस बार सवाल उसके मन की आवाज ने पूछा, और जैसे ही उसने पूछा, लॉन्चेन का दिल अचानक दर्द से भर गया। क्या उसे फिर से उसे ठुकराना पड़ेगा? लॉन्चेन ने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुझे अपने काम निपटाने हैं, इसलिए तुम्हारे लिए समय नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दासी बनाना चाहता हूँ। तो फिर देखते हैं कि तुम्हें ये गुण है या नहीं। मियाओ क्रोधित नहीं हुई। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। उसकी मुस्कान किसी साम्राज्य का पतन कर सकती थी। अचानक उसने अपने हाथ अपनी छाती के सामने जोड़ लिए। उसकी उंगलियां संगीत की धुन पर थिरकने लगी। उसकी पतली उंगलियां मानो 10 नर्तकियों की तरह थीं, और पंखुड़ियां गिरी और उनके ऊपर ग्रैंडाव के चिन्ह प्रकट हुए। वे आपस में जुड़कर जंजीरें बन गईं जो लॉन्चेन की ओर बढ़ रही थी। मियाओ आखिरकार अपनी चाल चल रही थी। जंजीरें अभी पहुंची भी नहीं थी, लेकिन लॉन्चेन ने ग्रैंडाव की शक्ति को अपने ऊपर जकड़ते हुए महसूस किया। ये जकड़न ऐसी थी जिससे वह भी नहीं बच सकता था। ग्रैंडाव की समझ के मामले में मियाओ उससे कमजोर नहीं लग रही थी, और इन जंजीरों में अनंत जीवन ऊर्जा थी। अगर ये जंजीरें उसे जकड़ लेती तो यह एक भीषण युद्ध बन जाता। उसे बचाने वाली कोई तकनीक नहीं होती। हालांकि उसके पास उसकी 3 रक्त रेखाएं और उसकी सूक्ष्म ऊर्जा थी, जो उसे भीषण युद्ध में भी आत्मविश्वास देती थी। लेकिन मियाओ का भी आत्मविश्वास होना इस बात का संकेत था कि वह लापरवाही नहीं बरती जा सकती थी। लॉन्चेन ने एक जोरदार आवाज निकाली और सीधे अपने 8 द्वार खोल दिए। उसकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रज्वलित हो उठी। लॉन्चेन ने एक जोरदार प्रहार किया और दर्जनों पंखुड़ीदार श्रृंखलाएं फट गईं। हालांकि मियाओ को शायद इसका पूर्वाभास था। उसकी उंगलियां लगातार तिरकती रहीं। वे कमल की तरह लग रही थी जो खिलता है, मुरझाता है और फिर से खिल उठता है। और पंखुड़ियां हवा में फैल गईं और श्रृंखलाएं बन गईं। लॉन्चेन ने और प्रहार किए जिससे श्रृंखलाएं टूट गईं, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह कोई समाधान नहीं है। पंखुड़ियां नष्ट होने के तुरंत बाद फिर से श्रृंखलाओं में बदल जाती थीं। इतना ही नहीं, नष्ट होने के बाद उन्हें एक नई शक्ति प्रकट हो जाती थी, और वह नई शक्ति लॉन्चेन की अपनी सूक्ष्म ऊर्जा थी। श्री लॉन्चेन, मेरी पंखुड़ियां ग्रैंडाव की जीवन ऊर्जा हैं। वे बीज हैं जो सभी चीजों को जन्म दे सकते हैं। अब जब आप ये जानते हैं तो अपनी रणनीति क्यों नहीं बदल रहे हैं? मियाओ ने उत्सुकता से पूछा। यह मियाओ का रहस्य था। वो किसी की भी ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी, यहाँ तक कि लॉन्चेन की सूक्ष्म ऊर्जा भी अपवाद नहीं थी। लेकिन ये बात पता चलने के बावजूद लॉन्चेन अपनी रणनीति नहीं बदल रहा था। वह बस पंखुड़ियों को जितनी हो सके उतनी ऊर्जा अवशोषित करने दे रहा था। उसके प्रश्न के उत्तर में लॉन्चेन बस मुस्कुराया। मेरी सूक्ष्म ऊर्जा मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जाओ और जितना चाहो उतना अवशोषित करो। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि तुम अपनी हार के प्रति आश्वस्त हो जाओ। श्रीमान लॉन्चेन, आप इतने आत्मविश्वासी हैं, ऐसे में मैं शिष्टाचार का पालन नहीं करूंगी। मियाओ भी मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी शर्त भूल चुकी हो। वह पूरी तरह से अपने सामने खड़े इस घमंडी आदमी को हराने के बारे में सोच रही थी। जैसे जैसे लॉन्चेन हमला करता रहा, पंखुड़ियां उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को सोखती रहीं। लेकिन लॉन्चेन रुका नहीं, बल्कि वह अपनी सूक्ष्म शक्ति का भी प्रयोग कर रहा था। कुछ ही पलों में पंखुड़ियां तारों की रोशनी से जगमगाती थीं। वे हवा में नाचते जुगनुओं की तरह लग रही थीं, और उनके द्वारा बनाया गया पहले से ही अद्भुत संसार और भी शानदार हो गया। इस समय तक युद्धपोत पर मौजूद सभी लोग बेहोश हो चुके थे। केवल जी यानी छोटी उड़ने वाली नाव पर अपने हाथों से चेहरा टिकाए बैठी थी। वह उत्सुकता से देख रही थी। एक अगरबत्ती के बराबर समय में हर पंखुड़ी सूक्ष्म ऊर्जा से भर गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने नियम बना लिए थे। वास्तव में ये नियम शक्ति लॉन्चेन की शक्ति से बिल्कुल अलग थी। इस क्षमता को वाकई अद्भुत कहा जा सकता है। श्री लॉन्चेन, मेरे बीच शक्ति से भरे हुए हैं। मैं तुम्हारी ही दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध करने वाली हूँ। मियाओ ने चेतावनी दी। उसने अपने हाथ फैलाए और उसके नृत्य की गति बदल गई। पंखुड़ियां अचानक आपस में जुड़कर एक विशाल तारा में अजर में बदल गईं। अजर ने अपना मुंह खोला और अविश्वसनीय दबाव पड़ा, जिससे एक दिव्य तलवार प्रकट हुई और लॉन्चेन की ओर उड़ने लगी। इस हमले की शक्ति इतनी थी कि यह एक त्रिरूपी दिव्य सम्राट को पल भर में नष्ट कर सकती थी। यह 8 बार बजने वाली तारा में नदी दानव दमन घंटी की शक्ति के बराबर भी थी। लॉन्चेन ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली पर एक तारा आकृति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हथेली में एक ब्रह्मांड घूम रहा हो। ये पहली बार था जब लॉन्चेन ने तारा बादल हाथ की पूरी शक्ति का प्रयोग किया था। लॉन्चेन का हाथ उस विशाल तलवार से टकराया। वह विशाल तलवार चूर चूर हो गई और तारों के प्रकाश से भरी पंखुड़ियों में बदल गई। लॉन्चेन गरा उठा और कई कदम पीछे हट गया। उसके पैरों के नीचे शून्य में लहरें फैल गईं। श्री लॉन्चेन, सावधान रहें, अगला है। अचानक संगीत की लय तेज हो गई। स्वर ऊंचा और तीखा हो गया। पंखुड़ियां अचानक दिव्य ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठी। दोनों योद्धाओं के बीच एक दिव्य पक्षी चमकीली ज्वालाओं से जल उठा। 9 सितारा हेगेमोन बोरियाज, अध्याय 7123 4 नक्षत्र। दिव्य पक्षी चमकीले लाल रंग का था और उसके पंखों पर प्रचंड ज्वालाएं बह रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने पंख फैलाकर ही आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता है। मियाओ की आवाज किसी दिव्य बांसुरी जैसी थी। 108 वृक्षों पर बनी आकृतियां भी इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आवाजों से लॉन्चेन का खून भी गर्म हो गया। दिव्य पक्षी ने अपने पंख फैलाए और अनगिनत तारों जैसे पंख नीचे बरसने लगे। हर एक पंख में त्रि अभिव्यक्ति वाले दिव्य सम्राट की शक्ति समाहित थी। लॉन्चेन की दिव्य ऊर्जा मियाओ के हाथों में आ गई थी। अपनी समझ और विधि शक्ति को जोड़ते हुए उसने एक सचमुच भयानक हमला किया। लॉन्चेन के ऊपर तारों की रोशनी चमक उठी। मुंह के उसने एक कदम भी पीछे नहीं लिया, बल्कि लगातार ऐसे मुंह के बरसाए जिससे पंख चकनाचूर हो गए। आकाश में तारों की रोशनी लाखों आतिशबाजी की तरह फूट पड़ी। दुनिया उस धमाके से कांप उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सूक्ष्म ऊर्जा तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति दिखाएगी। तुमने मुझे चौंका दिया। लॉन्चेन ने हैरानी से आंख भरी और वार रोकते रहा। ऐसा लग रहा था कि उसने इस दुनिया को सच में कमाता था। मियाओ की क्षमता वाकई अद्भुत थी। ये तो बस एक चाल है, तुम्हारी प्रशंसा के लायक नहीं। मेरा स्वरूप दूसरों की ऊर्जा को सोखकर उसे बीच में बदल सकता है।
लेकिन अंततः वह ऊर्जा उन्हीं की होती है, मेरी नहीं। भले ही मैं उसे दोहरा सकता हूँ, लेकिन अंततः वह मेरी दाव नहीं है। असल में तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा ही सबसे डरावनी चीज है। अगर मुझे पहले ही सूक्ष्म बीज मिल गया होता तो शायद अब तक पूरा स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय मेरे नियंत्रण में होता। मियाओ यिन ने आह भरी। काश वह लॉन चेन से पहले मिली होती। उसकी क्षमता सचमुच अद्भुत थी। वह दूसरों की ऊर्जा को ग्रहण करके उसे अपनी मिट्टी में बो सकती थी, उसे जड़ पकड़ने, अंकुरित होने और फलने फूलने दे सकती थी। हालांकि अंततः यह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी, यह उसका मार्ग नहीं था, नहीं यह कुछ ऐसा था जिसे उसने स्वयं समझा हो। अंततः पूर्ण विलय और नियंत्रण प्राप्त करना असंभव था। इसलिए इन बीजों का उपयोग हमेशा केवल अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति और कमजोरियों को समझने के लिए किया जाता था ताकि वह एक रणनीति बना सके। फिर भी लॉन्चेन की सूक्ष्म ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसने कुछ अलग महसूस किया। शायद यह इसलिए था क्योंकि लॉन्चेन अपनी इच्छा से उसे यह ऊर्जा दे रहा था, या शायद कोई और कारण था, लेकिन उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को उसके भीतर घर मिल गया। उसकी सूक्ष्म ऊर्जा उसकी पंखुड़ियों में जड़ पकड़ रही थी। इसके परिणामस्वरूप मियाओ यिन लगभग तुरंत सूक्ष्म ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई। अनियंत्रित सूक्ष्म ऊर्जा वास्तव में उसके हाथों में अजीब तरह से आज्ञाकारी हो गई, मानो वह इसे नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा हुई हो। अगर उसके पास ऐसी क्षमता होती तो वो शुरू से ही इतनी भयानक ताकत, फिर जब वह इसकी आदी हो जाएगी तो कितनी ताकतवर हो जाएगी। वह सिर्फ इस संभावना की कल्पना ही कर सकती थी। काश वह लॉन चेन से पहले मिली होती तो न केवल हेवनली साउंड सेट उसके हाथों में होता, बल्कि उसकी सारी योजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही होती। वह अपने विरोधियों को विकास का कोई मौका ही नहीं देती। श्री लॉन चेन सावधान, पतझड़ की बारिश ऐसे ही आती है। अचानक मियाओ यिन का नृत्य एक बार फिर बदल गया। उसकी गति धीमी हो गई, संगीत भी धीमा हो गया, दुनिया की हलचल भी थम सी गई। लेकिन उसी समय मृत्यु का एक भयानक आभामंडल छा गया। हवा में उड़ता दिव्य पक्षी बिखर गया, पंखुड़ियां इकट्ठा होकर एक बार सफेद बाघ का रूप ले लिया और बाघ की चमक भी लाल की जगह सफेद हो गई। फिर बाघ ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा। युद्धपोत पर सो रहे सभी लोग खून थूकते हुए गहरी बेहोशी में चले गए। मियाओ यिन डर के मारे उछल पड़ी। वह तो उनके बारे में भूल ही गई थी। सौभाग्य से युद्धपोत काफी दूर था, इसलिए वे मारे नहीं गए। आखिरकार ये लोग उसके सैनिक थे। सभी बहुत प्रतिभाशाली थे और उनमें अपार क्षमता थी। कुछ युद्ध में कुशल थे, कुछ छल कपट में, कुछ साधना में शायद उतने कुशल न हो, लेकिन प्रबंधन में कुशल थे। संक्षेप में इनमें से कोई भी उसके लिए बेकार नहीं था। हर एक की अपनी अपनी खूबियां थी। वह उन सभी को एक शक्तिशाली बल में बदलने वाली थी, या कम से कम यही उसका इरादा था। योजना तो बन गई थी, लेकिन अगर इतना समय और मेहनत लगाकर उन्हें भर्ती करने और पालने पोसने के बाद वे एक आकस्मिक झटके से मर गए तो वह सिर्फ अपने आंसुओं में डूब सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से युद्धपोत को एक पेड़ में घुसा दिया ताकि वह आगे किसी भी प्रभाव से सुरक्षित रहे। उसी समय सफेद बाघ ने अपना मुंह खोला और प्रकाश का एक सफेद गोला लॉन चेन की ओर बढ़ा। लॉन चेन ने एक बार फिर अपने हाथों से उसे रोका। वह पीछे की ओर धकेल दिया गया और बुरी तरह हिल गया। यह स्टारफॉल था। उसने मेरी तकनीक चुरा ली। इस बार लॉन चेन सचमुच चौंक गया। वह हमला स्टारफॉल से बहुत मिलता जुलता था, इतना मिलता जुलता कि यह संयोग तो हो ही नहीं सकता था। विशाल गोला फट गया और लॉन चेन एक बार फिर पीछे धकेल दिया गया। उसने अपने थोड़े सुन्ना हाथों को झटक दिया। मियाओ यिन की शक्ति उसकी उम्मीदों से परे थी। श्री लॉन चेन, मुझे खेद है, यह आकाशीय ऊर्जा सचमुच भयानक है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से कम हो रही है। सर्दी आ रही है। सफेद बाघ ने एक ही हमले के बाद विस्फोट कर दिया। वह तारों में परिवर्तित हो गया, जो फिर से एक विशाल कछुए में बदल गए। दुनिया में अंधेरा छा गया क्योंकि सफेद तारों की रोशनी काली हो गई। ये कछुआ दुनिया पर एक परछाई की तरह था। समुद्र जम गया। दुनिया के नियम भी जमते हुए प्रतीत हुए। बर्फ, परम शून्य, ये बिना किसी चेतावनी के आया। एक ही पल में पूरी दुनिया जम गई। युद्ध क्षेत्र अब सुदूर उत्तर के शाश्वत पाले के ऊपर तारों भरे आकाश जैसा लग रहा था। संगीत अभी भी बज रहा था, लेकिन वह भारी और गंभीर होने के साथ साथ बहुत धीमा भी था। मियाओ यिन अभी भी नृत्य कर रही थी, लेकिन वे आकृतियां जमी हुई सी लग रही थी और अब वास्तविक भी नहीं लग रही थी। तो खगोलीय ऊर्जा इस तरह काम करती है। ये वाकई चौंकाने वाला है। लॉन चेन ने काले कछुए को हैरानी से देखा। वह सचमुच खुद को सीमित कर रहा था। आखिर अगर बाहरी दुनिया के तारे 4 नक्षत्र बना सकते हैं तो उसकी अपनी खगोलीय ऊर्जा क्यों नहीं बना सकती। नीला ड्रैगन, लाल पक्षी, सफेद बाघ, काला कछुआ, ये 4 जीव भी 4 ही थे। स्वर्ग के नियमों की अभिव्यक्तियां, वसंत, ग्रीष्म, शरद, शीत, ये चारों ऋतुएं पृथ्वी के नियमों की भी 4 अभिव्यक्तियां थीं। इन 4 ऊर्जाओं के रूपांतरण ने लॉन चेन के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया खोल दी। उसने अपने लिए एक नया आकाश खोलते देखा। उसे 9 सितारा युद्ध कवच की धुंधली सी छवि भी दिखाई दी। ये 9 सितारा युद्ध कवच केवल उसी के लिए अद्वितीय होगा। आश्चर्यजनक रूप से विस्फोट से पहले कछुए ने कोई हमला नहीं किया। उसके विस्फोट से उत्पन्न सभी तारे तुरंत 4 क्षेत्रों में विभाजित हो गए। 4 आकाशीय जीव एक बार फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में गठित हुए। मियाओ यिन का नृत्य रुक गया और संगीत बंद हो गया। मियाओ यिन की सुंदर आवाज उत्साहित और प्रसन्न थी। श्री लॉन चेन, 4 जीव गठन पूर्ण हो गया है। आप हार गए। कृपया सब्सक्राइब करें और अधिक वीडियो के लिए लाइक करें। 9 स्टार हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7124 4 पशुवध। पूर्व का नीला ड्रैगन, पश्चिम का सफेद बाघ, दक्षिण का सिंदूरी पक्षी, उत्तर का काला कछुआ, पूर्व में नीला, पश्चिम में सफेद, दक्षिण में सिंदूरी और उत्तर में काला। 4 दिव्य पशु, 4 प्रमुख दिशाएं, 4 रंग, 4 अभिव्यक्तियां जिनमें 4 प्रकार के नियम समाहित थे। व्यवस्था की जंजीरें स्वर्ग और पृथ्वी से निकली और पूरे क्षेत्र को जकड़ लिया। चारों अभिव्यक्तियों ने भयानक दबाव उत्पन्न किया। ये किसी को भी निराश करने के लिए काफी था। ऐसा लगा मानो वे इस दुनिया की बेड़ियां हों। उनकी दृष्टि के नीचे सबसे शक्तिशाली साधक भी चींटी से छोटा महसूस करेगा। इनमें से किसी भी अभिव्यक्ति में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। अब जब चारों उपस्थित थे और एक भव्य संरचना बना चुके थे तो लॉन चेन भी उनके दबाव में अपनी आत्मा को कांपता हुआ महसूस कर रहा था। श्री लॉन चेन, आपकी सूक्ष्म ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। यह मेरे भीतर जड़ जमा चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसे अभी मुश्किल से ही नियंत्रित कर पा रहा हूँ। मैं इसकी शक्ति को एक झटके में उजागर नहीं कर सकता। पिछली बार तो मैं बड़ी मुश्किल से ही इसका रूप धारण कर पाया था, लेकिन इसका पूरा स्वरूप मेरे लिए बहुत शक्तिशाली है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम हार मान लो, वरना। वह झूठ नहीं बोल रही थी। शुरुआत में आकाशीय ऊर्जा पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी, या कम से कम उसने यही सोचा था। फिर भी जैसे ही श्वेत बाघ प्रकट हुआ, उसकी दहाड़ ने उसके लगभग सभी अधीनस्थों को मार डाला। यह इस बात का पर्याप्त संकेत था कि यह शक्ति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं थी। इसके अलावा श्वेत बाघ तुरंत काले कछुए में बदल गया क्योंकि दूसरा हमला करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो जाती। अगर यह जारी रहता तो उसके पास इसे बनाए रखने की ऊर्जा नहीं होती, और अगर वह अंतिम रूप को प्रकट नहीं कर पाती तो वह गठन नहीं बना पाती। दूसरे शब्दों में, इस गठन को प्रकट करने में वास्तव में उसकी सारी शक्ति लग गई थी। वह अपनी सीमाओं को पार कर चुकी थी। हाँ, वो इसे बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसे बहुत डर था कि इसकी शक्ति प्रकट करने से लॉन चेन धरती से मिट जाएगी। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि यह गठन कितना भयानक था। यहाँ तक कि इसकी स्वामी होने के नाते भी वह डरी हुई थी। अगर मैं हार मान लूं तो क्या तुम मेरी दासी बनोगी? लॉन चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह श्रीमान लॉन चेन, हमने जो तय किया था वैसा तो नहीं हुआ।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हाई फर्मेंट अकादमी के इतिहास में सबसे कम उम्र के दिन अपने वचन से मुकर जाएंगे। आखिरकार आप 9 स्वर्गों के सर्वोपरि व्यक्ति हैं, ड्रैगन जाति के नेता हैं, श्वेतबाघ जाति के रक्षक हैं, बैंगनी रक्त जाति और ज्यूली जाति के प्रतिनिधि हैं, साथ ही 9 स्वर्गों और 10 लोगों की सर्वोपरि सेना के नेता भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वचन का कोई महत्व ही न हो। अरे वाह, लगता है आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए तो आपने जुआ खेलने की ठानी। लॉन्चेन ने सहमति में सिर हिलाया। इस लड़की का सूचना नेटवर्क वाकई प्रभावशाली था। उसे ज्यूली दिव्य लोक में हुई घटनाओं की भी जानकारी थी। ये तो स्वाभाविक ही है। अगर मुझे आपका समर्थन प्राप्त है तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। अगर मैं इस तरह जुआ खेलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता तो दुनिया को जीतने की बात कैसे कर सकता हूँ। मियाओयिन मुस्कुराई, मानो उसे भविष्य पहले से ही दिखाई दे रहा हो। वो खुद भी इसके बारे में सोचकर उत्साहित हो उठी। जीत उसके सामने खड़ी थी। उसने काफी समय पहले ही लॉन्चेन के बारे में छानबीन कर ली थी। उसमें सचमुच दुनिया पर राज करने की क्षमता थी। उसकी तरक्की की कहानी बेहद चौंकाने वाली थी और उसकी शक्ति अथाह थी। हालांकि उसकी कुछ घातक कमजोरियां भी थीं। वह बहुत घमंडी था और उसकी महत्वाकांक्षाओं से बिल्कुल अलग था। हालांकि उसके पास दुनिया को जीतने की शक्ति थी, लेकिन उसे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नहीं, उसमें सभी जरूरी कामों को संभालने का धैर्य था। वह एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था। वह निडर और बेफिक्र था। वह जहाँ चाहता वहाँ जाता, जब चाहता वहाँ से चला जाता और अपनी मर्जी से एहसान और दुश्मनी का बदला लेता। वह कुटिल योजनाओं का इस्तेमाल करने से कतराता था। ये बहुत ही असामान्य था। आखिर प्राचीन काल से ही बड़े खिलाड़ी हमेशा वही होते थे जिनके पास शक्ति और बुद्धि दोनों होती थी। उन्हें हमेशा किसी भी चीज से अधिकतम लाभ उठाने के लिए रणनीतियों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि लॉन्चेन ऐसा करने से कतराता था। स्पष्ट रूप से शक्ति और आधार होने के बावजूद वह ऐसा नहीं करता था। इसलिए अंततः उसने अपना कोई गुट नहीं बनाया। ड्रैगनब्लड लीजन की स्थापना उसने ही की थी, फिर भी वो उसके साथ सीधे तौर पर काम नहीं कर रहा था। वह भर्ती भी नहीं कर रहा था और ड्रैगनब्लड योद्धाओं को अपने इशारों पर चलाने के बजाय उसने उन्हें अपने अपने मार्ग खोजने की अनुमति दे दी। मियाओयिन ने कल्पना की थी कि अगर वह लॉन्चेन की गुरु बन जाती तो क्या करती। अगर लॉन्चेन उसका अधीनस्थ होता तो उसे अब इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं होती। वो खुलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। पिछले कुछ वर्षों से वह अपनी शक्ति छिपा रही थी। उसके सबसे भरोसेमंद सहायकों को भी उसकी असली क्षमताओं का पता नहीं था। इसका मुख्य कारण ये था कि हेवनली साउंड सेक्ट में एक उच्च पदस्थ व्यक्ति था जो हमेशा से उसे मारना चाहता था। उसके पास सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब उसकी अचानक लॉन्चेन से मुलाकात हुई तो उसे पता था कि यही उसका मौका है। अगर वह उसका अधीनस्थ बन जाता तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती। इसलिए वह इस लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा रही थी। अब जब जीत उसके सामने थी तो वह उत्साहित क्यों न होती। श्री लॉन्चेन, 4 जानवरों के स्वामी। ये संरचना स्वतः सक्रिय हो जाएगी। चारों ऋतुएं ग्राह दाव के चक्र की तरह घूमती रहेंगी और जो भी इसके दायरे में आएगा समय के साथ धूल में मिल जाएगा। तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा सचमुच बहुत शक्तिशाली है और यह संरचना प्रत्येक अभिव्यक्ति की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। तुमने पहले के हमले देख लिए हैं, इसलिए मुझे चिंता है कि तुम। मियाओयिन चिंता से रुक गई। उसकी सूक्ष्म ऊर्जा लॉन्चेन से आ रही थी और वह उसे इस संरचना में मरते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। उसने ये सच्चाई स्वीकार कर ली थी। एक बार ये शुरू हो जाए तो वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। हालांकि लॉन्चेन ने हार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए वह दुविधा में फंसी हुई महसूस कर रही थी। चिंता मत करो, मैंने तय कर लिया है कि तुम मेरी दासी बनोगी। लॉन्चेन मुस्कुराया। अचानक तारों की आकृतियां लॉन्चेन के शरीर को ढककर कवच में बदल गईं। स्टार बैटल आर्मर के कारण लॉन्चेन की आभा एक बार फिर बढ़ गई। उसी समय चारों जानवर उसकी आभा से प्रभावित होकर दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करने लगे। उनके शरीरों से आकाशीय जंजीरें लॉन्चेन की ओर बढ़ी और उसने तुरंत अपने आसपास के अंतरिक्ष समय को जमते हुए महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल सुनामी उस पर टूट पड़ी हो। स्टार बैटल आर्मर के बावजूद उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अत्यधिक दबाव से कुचल जाएगा। चारों दिव्य रूपों की शक्ति सचमुच भयानक है। अगर मैंने स्टार बैटल आर्मर का आह्वान न किया होता तो यह मुझे घायल करने के लिए काफी होता, लॉन्चेन ने सोचा। मियाओयिन ने कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। इस संरचना के साथ प्रत्येक रूप की शक्ति दर्जनों गुना बढ़ गई थी। ये दबाव निश्चित रूप से 3 रूपों वाले दिव्य सम्राटों को मुर्गियों की तरह मारने के लिए पर्याप्त था। अनगिनत जंजीरें लॉन्चेन तक पहुंच गई और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उनसे मौत की गंध आ रही थी। घंटी 7 बार बजी, लेकिन इतनी तेजी से कि एक ही आवाज सुनाई दी। हालांकि इन जंजीरों के संपर्क में आते ही तारामय नदी दानव दमन घंटी तुरंत चकनाचूर हो गई। लॉन्चेन ने अपने होठों को चाटा। हालांकि वह जानता था कि तारामय नदी दानव दमन घंटी इतनी जंजीरों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उसने सोचा था कि कम से कम यह उन्हें एक पल के लिए रोक देगी। फिर वह इसे 8वीं बार बजा सकता था। अगर वह ऐसा कर पाता तो इसकी रक्षात्मक शक्ति निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाती। हालांकि वे आकाशीय जंजीरें बहुत शक्तिशाली थीं। घंटी पलक झपकते ही चकनाचूर हो गई और इसके साथ ही लॉन्चेन के लिए इसे फिर से बजाने का कोई मौका नहीं था। आखिरकार उसने इस पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी और 8वीं घंटी को पहली 7 घंटियों से अलग चरण में बजाना पड़ता था। उसके पैरों के नीचे तारा में प्रकाश प्रकट हुआ और वह जंजीरों के बीच से निकलने लगा। हालांकि लॉन्चेन तेज था, फिर भी एक जंजीर उसके दाहिने पैर की पिंजरी के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि यह बेहद सख्त है। अपने मजबूत शरीर के बावजूद वह इसे तोड़ नहीं सका और जब वह उस जंजीर से जूझ रहा था तभी बाकी लोगों ने उसे कसकर बांध दिया। अचानक मियाओयिन चिल्लाए, सावधान। उसी समय चारों दिव्य जानवरों ने अपने मुंह खोले। अलग अलग रंगों की 4 दिव्य रोशनी निकली जो विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी। ये फॉर्मेशन का घातक हमला था। मियाओयिन भी बुरी तरह डर गई। जिस दृश्य से वह सबसे ज्यादा डरती थी वह उसकी आंखों के सामने हो रहा था। प्रकाश की 4 किरणें लॉन्चेन के चारों ओर लिपटी जंजीरों के खोल से टकराईं। चकचौंध कर देने वाला तारों का प्रकाश फूट पड़ा। अपने खुद के YouTube चैनल और अंकित को सब्सक्राइब करें।